तो क्या हाल है दोस्तों। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर के बारे में। पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इस वीडियो में हमें जानने को क्या मिलेगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये आखिरकार आपका बना कैसे है। ठीक है, जैसे हम लोग सुनते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ज़्यादातर पावर्स जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर के पास में है। स्टेट्स भी है हमारे यहाँ पे जहाँ पे इलेक्शन होता है, जहाँ पे आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर देखने को मिलेगा। सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर हैं, साथ में प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये आखिरकार आपकी आई कैसे। हमने पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसी की तरफ क्यों गए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ क्यों नहीं गए। तो ये जो सारे सवाल है ना, इनके जवाब आपको देखने को मिलेंगे इसी चैप्टर में, जिसके बारे में हम लोग जो है अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर जो आपका यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपका शुरू कहाँ से हुई। देखो सारी फसाद की जो जड़ है ना वो है आपके अंग्रेज। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं जो आपका भारत में आए थे। अभी जो पूरा प्रोसेस है ना अच्छे समझना। ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपका इंडिया में आए कब थे भाई। ये लोग आए हैं आपका इंडिया में 1608 में आए थे। ठीक है, 1608 में आए थे। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि करने क्या आए थे ये लोग। ठीक है, ये यहाँ पे शुरू में जो है राज करने नहीं आए थे। ये शुरू में यहाँ पे रूल करने बिल्कुल भी नहीं आए थे। ये सिर्फ करने आए थे यहाँ पे ट्रेड, व्यापार करने। अब व्यापार ट्रेड क्या होता है कि भैया एक जगह से कहीं से सामान खरीदा, दूसरी जगह जाके बेच दिया। तो इनको व्यापार करना क्या था, इनको जो व्यापार करना था, जो ट्रेड करना था, वो था आपका मसालों का। जो आपके स्पाइसेस होते हैं ना, इनका आपको ट्रेड करना था। ठीक है, इसी के लिए जो ब्रिटिशर्स है वो आपका इंडिया में आए। और कौन से रास्ते से आए तो भाई ये भी ध्यान रखो। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये है आपका ब्रिटेन। ये पूरा रास्ता कवर करके यहाँ पर नीचे आपको दिखता है अफ्रीका के सबसे साउथ में केप ऑफ गुड होप, यहाँ से पार करके पूरा इंडिया है। ठीक है, उसके बाद में ये तो भाई हम लोग कब की बात कर रहे हैं, 1608 के बारे में। इसके पहले आपका वास्को डा गामा भी आ चुका है। वो कब आया, 1498 में आया था। ठीक है, अब अभी प्रेजेंट क्या है। अभी प्रेजेंट अगर मान लो किसी को ब्रिटेन से, इंग्लैंड से जो है इंडिया आना हो, तो ये पूरा रास्ता लंबा जो है यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये लोग यहाँ से मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ से यहाँ पे एक बन गई है सुएज कैनाल। ठीक है, यहाँ से पार करके ये रेड सी, पूरा ये रास्ता यूज़ करके इंडिया आ सकते हैं। सुएज कैनाल उस समय पे नहीं था 1608 पे, ये बाद में जाके बना 1869 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आए कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो आपका इंडिया में आए। कब आए, 1608 में। क्या करने आए थे, रूल करने नहीं आए थे। ये करने आए थे आपका व्यापार, ट्रेड करने आए थे। किस में, स्पाइसेस में। ठीक, और आए किस फॉर्म में, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आ रहा है आपका, ये आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में। मतलब कहीं पे कोई जना जा रहा है, उसका कोई नाम तो होगा ना, कौन सी कंपनी जा रही है। जब व्यापार करने जा रहे हो आप लोग, अगर बिज़नेस करोगे, मान लो अगर कभी आगे बिज़नेस करना हो, या जिसके घर में शॉप भी होगी, तो भैया कोई ना कोई तो नाम होगा। तो इनका नाम क्या था उस समय पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब आगे की कहानी सुनते हैं क्या है आगे। उसके बाद में भैया 1608 तक जो है, 1608 में आए, तब तक इनका मेन एम था कि हमें जो है रूल करना है। लेकिन किसी ना किसी तरीके भाई 1608 से लेके 1765 तक, अब आपको ये भी पता हमारे पूरे इंडिया में उस समय पे कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट तो थी नहीं, अलग अलग आपके स्टेट्स थे। ठीक है, यहाँ हो गया बंगाल, यहाँ आपका क्या कहते हैं मराठाओं का रूल था, इधर मैसूर हो गया। तो अलग अलग स्टेट्स थे। ठीक है, जो अपने आप को खुद ही में जो एक देश मानते थे, कोई सेंट्रलाइज्ड आपकी गवर्नमेंट तो थी नहीं। ठीक है, इन्होंने धीमे धीमे क्या करा, हर स्टेट को ऑक्यूपाई करना जो है स्टार्ट करा। ठीक है, सबसे पहले ये लोग कहाँ गए, ये गए थे भैया बंगाल गए। कहाँ पे गए, बंगाल। और बंगाल की वॉर तो आपको याद है 1757 में हुई है, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके करके 1765 में ये जो कंपनी थी, जिसके पूरा इनका काम था ट्रेडिंग फंक्शंस, इन्होंने दीवानी राइट्स ले ली। कहाँ की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, बंगाल ये वाला रीजन हो गया, बिहार भी इधर हो गया और उड़ीसा इधर। ठीक है, वो पूरा आपका बंगाल में ही उस समय आता था। ठीक, अभी इन्होंने पूरा जो है समझो रूल करने लगे। ये इस तरीके से हो गया, ऐसे एग्जाम्पल समझो कि अभी समय पे भाई हमारी गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को बोले, मान लो रिलायंस को बोल दे या अडानी कंपनी को बोल दे कि आप जो अफ्रीका में जाओ, वहाँ पे जाके मिनरल्स का जो है, मिनरल्स को आप लोग निकालो। ठीक है, और वो जो मिनरल्स हैं वो भारत लेके आओ। गए तो भैया वहाँ पे वो कमर्शियल काम के लिए, लेकिन आप सोचो कोई रिलायंस कंपनी अफ्रीका के किसी देश में गई है, गवर्नमेंट ने भेजी है, वो वहाँ पे व्यापार करने कमर्शियल काम के लिए गई,
लेकिन धीमे धीमे करते करते वो वहाँ पे रूल करने लग गई, उस देश का जो है वही वो बन गए, रूलर बन गए। तो थोड़ा अजीब लग रहा है ना। तो यही चीज़ हुई है इंडिया के साथ में भी, ठीक है, यही सेम चीज़ हुई है कि कंपनी आई तो थी सिर्फ ट्रेड करने, लेकिन वो यहाँ पे बन के आ गई, यहाँ पे अब जाके बन रही है, वो रूलर भी बन जा रही है, शासक भी बन जा रही है। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहीं से इनका करियर स्टार्ट हुआ टेरिटोरियल पावर वाला। अभी जो कंपनी वाली बात बताई ना, ये ध्यान रखना, आगे रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है उसमें बहुत काम आएगा ये। तो समझ में आएगा कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी ना, वो भी डर गई कि भाई कंपनी गई है वहाँ पे रूल करने, मतलब वहाँ पे ट्रेड करने, और वो जाके इंडिया को रूल करने जा रही है, बंगाल कब्जा लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं जिन्होंने बंगाल कब्जाया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये वापस ब्रिटेन आ जाए और ब्रिटेन को कब्जा ले, ब्रिटेन की सरकार को हटा दे, और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया उसी को ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दे। ये डर जो है ना वहाँ बैठ चुका था, ठीक है, उन लोगों के मन में ये डर आ चुका था, वहाँ की गवर्नमेंट के मन में। फिर आगे देखते हैं, फिर हुआ क्या। हम लोगों ने बात कर ली 1608 से 1765, इसके बाद में यहाँ तक अपना रूल करते रहे। 1857 में इस कंट्री में होती है बहुत बड़ी रिवोल्ट, सिपाही म्यूटनी भी बोला जाता है उसे। जो भी हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जो उसमें जो इंडियन उस समय पे सिपाही थे, ठीक है, उसको उस समय पे सिपाही भी बोला जाता था, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इस कारण जो ब्रिटेन में आपकी महारानी बैठी थी, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट था, उनको लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ऐसे रूल कर रही है, कहीं ये ना हो कि जिस देश को इन्होंने रूल कर रहे हैं वही हाथ से निकल जाए हमारे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का मिस गवर्नेंस जो है वो बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है ये मन में आया, ये 1857 की बात है। तो 1857 के बाद में क्या हुआ, वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि अब जो ये पूरा रूल है ना, इंडिया का पूरा रूल, ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी। अब ये रूल जो है ये कौन करेगा, ये करेंगे भैया आपका ब्रिटेन की गवर्नमेंट। अब ऐसे समझो, रिलायंस गई अफ्रीका के देश में, रिलायंस वहाँ पे रूल करने लग गई, गए थी भैया कमर्शियल काम के लिए, वहाँ जाके रूल करने लग गई। हुआ क्या, धीमे धीमे करते करते जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसको लगा रिलायंस जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रांग हो रही है अफ्रीका की किसी कंट्री में, जहाँ पे वो जो खुद रूलर बन गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कभी समय बाद में रिलायंस आके भारत की गवर्नमेंट को ही हटा दे, तो फिर भारत की गवर्नमेंट सोचेगी, इंडियन गवर्नमेंट, कि हमको क्या करना है, रिलायंस को रेगुलेट करना है, हम जो है रिलायंस को सिर्फ वो देश चलाने नहीं देंगे, हम खुद जो है वो देश चलाएंगे। समझ में आया? ये काम हुआ। तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले ली, किस लिए, भारत की गवर्नेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद में ये सिलसिला चलता रहा आपका, और फिर जाके जो है हमको आज़ादी मिलती कब है, 15 अगस्त 1947 में हम लोग को मिल जाती है इंडिपेंडेंस। अब कहानी जो है ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों, भी आगे बने रहना है, ठीक है। अब जब आज़ादी मिल गई भाई हम लोग को, तो फिर हमको अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना था, संविधान भी बनाना था। इसके लिए भाई बनाई गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम ही क्या होता है, किसी देश के लिए संविधान बनाना। और भारत में भी ये जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कि हम जो यहाँ पे लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए हैं वो बनाएंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रिपेयर कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और तब फिर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। तो यहाँ तक की कहानी तुमको समझ में आ गई कि ब्रिटिशर्स आए, ट्रेड करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में, धीमे धीमे जो है वो रूल करने लग गए। उसके बाद में क्या हुआ, रूल करने के बाद में 1857 में आपका सिपाही म्यूटनी हुई, फिर अंग्रेज़ों को उनको हटाना पड़ा, खुद ही का रूल करना पड़ा। फिर हमको 1947 में जाके आज़ादी मिलती है, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एनफोर्स हो जाता है। इसीलिए हम लोग इस दिन जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं। अब बात यह है, जब अंग्रेज़ लोग यहाँ पे 1765 में, 1765 में मैंने आपको बताया ना, ये जो है टेरिटोरियल पावर बन चुके थे। टेरिटोरियल पावर का मतलब क्या हुआ, अब ये रूल कर रहे हैं, ठीक है, अब ये टेरिटरी को रूल कर रहे हैं, इंडिया की टेरिटरी को रूल कर रहे हैं, ठीक। अब जब वो रूल करना स्टार्ट करा उन्होंने, ठीक है, हुआ क्या, जब वो रूल कर रहे थे तो वो इंडिया में बहुत सारे आपका लॉस लेके आए, बहुत सारे रूल्स लेके आए। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आई, ठीक है। वो क्या कर रही है, इंडिया में रूल कर रही है, जैसे बंगाल हुआ, मैसूर हुआ, मराठा हुआ, ठीक है, इधर पंजाब भी हुआ। यहाँ जब रूल कर रही है तो यहाँ बहुत सारे आपका लॉस वगैरह, बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह वो लेके आने लगी, ठीक है। और इन्हीं लॉस का, इन्हीं रेगुलेशन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ठीक है। और यही है चैप्टर आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसको हमको इस वीडियो में पढ़ना है अच्छे से। तो समझ में आया क्या लिखा हुआ है,
but various features of the Indian constitution and polity have their roots in the British rule. These features have greatly influenced our constitution and polity. तो अब समझ में आया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो प्राइम मिनिस्टर की अभी हमको पावर दिख रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये सब एक पूरा एक ग्रेजुअल प्रोसेस रहा है, ये शुरू से चलता हुआ आया है, ठीक है। तब कब बना भैया कॉन्स्टिट्यूशन तब जो अंग्रेजों ने लॉस वगैरह बनाए होंगे, उसका कोई ना कोई जो आपका फीचर होगा वो आगे जाके बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो अब इसी सीरीज में भैया स्टार्ट होंगे हमारे लॉस, ठीक। सबसे पहला जो लॉ आएगा, जो सबसे पहला एक्ट है, वो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 1765 में कंपनी बन गई भैया आपकी एक टेरिटोरियल पावर, ठीक है, टेरिटोरियल पावर आपकी बंद हो गई कंपनी। अब हुआ क्या, मैंने आपको जैसे बताया, वहाँ पे जो लोग बैठे थे, 1765 की बात है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी, उसको लगा कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी है जो इतनी पावरफुल बनती जा रही है, वो कहीं हमें यहाँ के हटा दे। और उस समय पे बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो ये कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डायरेक्ट सीट भी परचेज करना चालू कर दी थी हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो इंग्लैंड का भैया आपका एक हाउस है। मतलब अपने एजेंट बैठाते थे, ठीक है, पैसा तो बहुत आने लगा था, वहाँ के लोग भी चिढ़ रहे थे। तो इसीलिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो लेके आती है आपकी रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया है ये? 1773 में। और पूरी तरीके जो ब्रिटेन जो कब्जा कर लेती है भारत की भैया आपका पूरा गवर्नेंस में, वो कब करती है? वो करती है अभी आपका 1858 में। तो ऐसा समझो अभी हो क्या रहा है 1773 में, हो क्या रहा है भाई? रूल इंडिया में रूल कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैं आपको हाल बता रहा हूँ 1773 का, ठीक है। और इनको भैया पूरा जो गवर्न कर रहे हैं, इनको जो ऑर्डर भेजे जा रहे हैं, अभी तक कोई नहीं भेजे जा रहे थे 1773 के पहले, लेकिन अब जो भेजेगा वो कौन भेजेगा? जो आपका ब्रिटेन की गवर्नमेंट है ना, वो भेजेगी इनको अब पूरा आपका आदेश, पूरे ऑर्डर्स की भैया अब जो है कैसे आपको रूल करना है। तो पहला स्टेप है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं हम उनको कंट्रोल करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए। हमको ये भी देखना है कि इस तरीके से काम करे इंडिया में कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही फायदा हो, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक कमर्शियल बॉडी है ना, ठीक है। जैसे रिलायंस भाई कमर्शियल बॉडी मान लो अफ्रीका जाती, तो सारा प्रॉफिट वो ना ले ले रिलायंस, भारतीय गवर्नमेंट को भी भेजे। तो ऐसा ही डर जो है ब्रिटेन गवर्नमेंट को भी था कि वो जो है वो भी आपका कंट्रोल करें, ठीक। इसने फाउंडेशन रखे आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये समझने वाली बात है। जैसे आप समझो इंडिया में इस समय पे हम बोलते हैं, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है कि भाई ज़्यादातर जो टेंडेंसी है ना वो सेंट्रल की तरफ है, मतलब यूनाइटरी टेंडेंसी है, फेडरल पूरी तरीके से नहीं है, दोनों का मिक्सचर। और उसमें भी ज़्यादा जो आपका वो इन्फ्लुएंस है, मतलब ज़्यादा जो टिल्ट है वो यूनाइटरी की तरफ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंटर गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादातर पावर्स किसके पास में है? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास में। जो अब आप लोग देखते ही हो, जब भी आपका लोकसभा में कोई पार्टी मेजॉरिटी से आती है तो उसकी पावर जो है ना जो उसकी पावर है वो बढ़ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है ना इंडिया में वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही ये फाउंडेशन रखे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के। कैसे रखे गए ऐसे समझो, उस समय पे भैया आपका देखो 3 गवर्नर उस समय पे होते थे। एक हो गया आपका बंगाल का, एक हो गया आपका बॉम्बे, एक हो गया आपका मद्रास। ये तीनों आपके अलग अलग थे, मतलब तीनों अपना इंडिपेंडेंट होके काम करते थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट ने ये बोला कि भैया जो बॉम्बे का गवर्नर है और जो मद्रास का गवर्नर है, ये रिपोर्ट किसको करेगा? ये रिपोर्ट करेगा बंगाल के गवर्नर को रिपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसका नाम भी बदल दिया, हम नाम बदल के क्या कर दिया, गवर्नर ऑफ बंगाल को बोल दिया अब ये बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। अब ये रहेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो ये दोनों गवर्नर है ना, बॉम्बे के और मद्रास के, ठीक है, किसके? बॉम्बे के और मद्रास के, ये किसको रिपोर्ट करेंगे? ये करेंगे बंगाल वाले को रिपोर्ट करेंगे, इनके सबऑर्डिनेट होंगे। सबऑर्डिनेट का मतलब एक रैंक नीचे। तो अब यही समझो, तो जो पहले गवर्नर जनरल बने थे भैया वो कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ये चचा थे, ठीक है। तो इनका कहना ये था अब हमको चाहिए पूरी इज्जत, ठीक है, फुल इज्जत चाहिए, क्योंकि अब मैं जो है तुम लोग से हो गया हूँ टॉप पे,
बॉम्बे और मद्रास वाले आके हम ही को रिपोर्ट करो, ठीक है। पहले जो अपना खुद में काम कर रहे थे ना, अब हमको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई कि 4 मेंबर्स की होगी, वो असिस्ट करेगी किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो समझ में आया, गवर्नर ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सेंट्रल जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का यही तो मतलब हुआ कि पहले जो थे अलग अलग थे, बंगाल भी अलग था, बॉम्बे भी अलग, मद्रास भी अलग, इनके तीनों गवर्नर अलग अलग थे। अब क्या हुआ है, ये जो है सारी पावर कहाँ शिफ्ट हो रही है, सेंट्रल जगह पे बंगाल में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ की भी पावर और यहाँ की भी पावर, ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आगे के पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ और बोली गई कि सुप्रीम कोर्ट भी होगा कलकत्ता में। अब जब आपने बंगाल को कब्जा ही लिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो वहाँ के लोगों के कुछ आपस में डिस्प्यूट होंगे, कुछ तो डिस्प्यूट होंगे, कुछ कंपनी से डिस्प्यूट होंगे, तो वो रिजॉल्व कहाँ होंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा कि डिस्प्यूट रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो भैया फिर तो हम लोग स्टोन एज में पहुँच जाएंगे ना, कि हमको जब तक खुश भी रखना है। तो ये जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व कहाँ पे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ बनाया गया, कैलकाटा में बनाया गया, ठीक है। कब बना था, 1774 में बना था। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 जज होंगे, ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फिर पॉइंट क्या था, अच्छा ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना ट्रेड कर ही रही थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो अपना अलग ट्रेड कर रहे थे। जैसे ऐसे समझो, मैं अभी अड्डा 247 में टीचर हूँ, फैकल्टी हूँ, ठीक है। अड्डा 247 आपको कोर्स देता है। अब मैं क्या करूँ, मैं खुद प्राइवेट कैपेसिटी में, मुझको अच्छा जैसे भी अड्डा 247 सैलरी मिल रही है, अड्डा 247 आपको कोर्स दे रहा है। अब मैं क्या करूं, मैं अपना प्राइवेट कैपेसिटी में खुद से अलग होके खुद भी कोर्स सेल करने लग जाऊं आपको अड्डा 247 के बिना बताए इनको, तो इनका नुकसान होगा ना, इनका पैसा मैं लूंगा। तो सर्वेंट्स को बोला गया जो उसके एम्प्लॉय थे कि आप लोग क्या प्राइवेट ट्रेड जो है वो नहीं कर सकते, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, कंपनी के एम्प्लॉय हो, बस कंपनी की सैलरी पर रहोगे, प्राइवेट ट्रेड अब आपको नहीं करना है। और जो ब्राइब्स है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, कोई जाके दे दे भैया कि दारू की बोतल लाके कोई किसी को दे दे उस समय पे जो इनके एम्प्लॉय थे, या जो ब्राइब है घूस, वो भी आपको नहीं लेना है। किससे, नेटिव से। नेटिव्स कौन है, हम प्यारे भारतीय इंडियंस, ठीक है। जैसे आप आज भी देखते होगे जो सरकार के जो एम्प्लॉय हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो ऑफिसर हैं, तो उनको बहुत लोग क्या, लोग जाके घूस देते हैं ना, हमारा काम हो जाए, या गिफ्ट दे देते हैं। घूस नहीं दी तो भैया 20,000 की घड़ी दे दी कि चलो दे देंगे तो आपका हमारा काम हो जाएगा। तो ये उस समय पे मना कर दिया था, ये उस समय से चल रहा है कि जाके गिफ्ट दिया किसी इंडियन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय को जो अंग्रेज था, और फिर वो उसका काम करता था। तो इस पर क्या करा गया, इस पर रोक लगाई गई, ठीक है। और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो स्ट्रेंथन करा गया। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ये तो मैं आपको बता ही चुका, कंट्रोल स्ट्रेंथन करा गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी डर था। कैसे करा गया, कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, जो गवर्न करते थे पूरी कंपनी को। अब जैसे इंडिया को गवर्न कौन कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न कौन करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इनको बोला गया कि आप सारा अपना जो रेवेन्यू है, कहाँ से तुमको पैसा आ रहा है, जो दीवानी राइट्स है, बंगाल से आपको कितना टैक्स आ रहा है वो हमको बताओगे, उस हिसाब से हम देखेंगे कि हमको कितना पैसा चाहिए, ठीक है। टैक्स जो है पूरा आपको बताना है। जो सिविल अफेयर्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी गवर्नेंस के लिए, उनकी बेहतरी के लिए आप कौन से लॉस लेके आ रहे हो, कौन से रेगुलेशन लेके आ रहे हो, वो भी आप हमको बताओगे। किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताओगे। कौन बताएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी बताएगी। और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं, कहाँ जाके युद्ध करना है किसके साथ ट्रीटी करनी है, किसको अब हराना है, किस पे हमला करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको बता के करोगे, बिना बताए अब हमको करना नहीं है। तो एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक रेगुलेशन बैठाया। इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, कि अब जो सारी चीज़ें हैं ना वो इस हिसाब से रेगुलेट होंगी। अब सारी खबर हमको चाहिए, किसको चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को चाहिए। फिर से समझ लो, ये हमारा प्यारा भारत, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ रूल कर रही है। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बोला कि तुम रूल कर रहे हो, चलो वो तो ठीक है, लेकिन सारी रिपोर्ट यहाँ की हमको दोगे। ऐसे समझ लो कि भैया रिलायंस गई, फिर से वही एग्जाम्पल, रिलायंस गई, अफ्रीका के देश को कब्जाया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला चलो तुमने कब्जा तो लिया अभी, लेकिन तुम सारी खबर हमको दोगे, कितना पैसा कमा रहे हो, कितने मिनरल्स एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी और देश के साथ दोस्ती कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रख के होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो 1773 की बात है। उसके बाद में 1858 में जैसे बताया था, तब क्या होता है, तब यहाँ की जो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो पूरी जो है अफ्रीका के जिस देश पे रिलायंस रूल कर रहा है ना, उसको हटा देगा, रिलायंस को खुद रूल करने लगेगा। ये करा गया 1858 में। तो ये था हमारा एक वीडियो
कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके जो पॉलिटी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि जब कंसेप्ट समझ में आ जाता है ना, फैक्ट भी याद हो जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट हमने कर लिया, समझ लिया कि क्यों हमको इस चैप्टर को पढ़ना है और कैसे कैसे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स जो है रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े। जैसे अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो इसकी जो वो है, इसकी शैडो हमको यहीं देखने को मिलती है रेगुलेटिंग एक्ट में, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन करा गया। ऐसे ही अब इंडिया में भी है कि प्राइम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, तो यहीं पे चलिए हम लोग अपनी वीडियो भी ख़त्म करते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो पूरी, ये कंसेप्ट समझ में आया? क्योंकि देखो यूपीएससी में ना सिर्फ रट्टा मार लो उससे काम नहीं चलेगा, कंसेप्ट तो समझना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में भाई बिल्कुल बताना है कि वीडियो कैसी लगी, और साथ में कोर्स भी चल रहा है अपना अड्डा 247 का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट तैयारी के लिए यूपीएससी की।